हेलो। सीबीएसई टर्म 1 के एग्ज़ाम जो दिसंबर में हो रहे हैं उसके लिए हमने क्रैश कोर्स कॉन्सेप्ट लाइव की तरफ से लॉन्च किया हुआ है। अब तक हम आपको 5th लेक्चर तक पढ़ा चुके हैं। किसका? चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो साइंस में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं कि चैप्टर 10 का मिरर फॉर्मूला जो आपको उम्मीद है अब तक याद होगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और दूसरा मैग्नीफिकेशन भी हमने लास्ट टर्म पे सीखा था, तो वो आपका मैग्नीफिकेशन क्या था? -v/u इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ओ ऑब्जेक्ट को बता रहा है, आई जो है वो इमेज को दिखा रहा है। तो इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी की थे पिछली बार। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, जो अब तक हमने 5th लेक्चर तक सीखा था, उसमें लाइट जो होती है वो किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वापस से सिमिलर मीडियम में लौट जाती है ना, लौट जाती है। आज क्या होगा, लाइट एक मीडियम से एंटर करेगी और दूसरे मीडियम में क्रॉस करती हुई चली जाएगी। आज रिटर्न होने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही फर्क है, इसमें मीडियम बदल जाता है, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सिमिलर मीडियम में लाइट लौट जाती है। तो रिफ्रैक्शन सीखेंगे और फिर रिफ्रैक्शन किस लॉ से गवर्न होगा, वो स्नेल्स का लॉ कहलाता है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि हम एन से दिखाएंगे, कई जगह इससे भी दिखाते हैं, म्यू से भी, पर आपके सीबीएसई में एन से ही दिखाया है तो हम उसी से दिखाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में बहुत थोड़ा सा लेंसेज का इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी वो लेंसेज के बारे में जो डिटेल है वो 7th लेक्चर में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। आप अपनी बुक खोल लीजिए। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूँ जिससे कि आप इसको एक बार पढ़ सकें, या इस मीनवाइल जो भी समय है आपके पास उसको बुक वगैरह अपना खोल लीजिए, फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। तो रिफ्रैक्शन क्या है कि व्हेन लाइट ट्रेवल ऑब्लिकली, ये ऑब्लिकली को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ऑब्लिकली यदि नहीं होगा, है ना, कोई मान लो नॉर्मल को हमने हमारे फिगर में डॉट 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 से दिखाया हुआ है, नॉर्मल के अलोंग ही लाइट आ जाएगी ना, तो फिर वो नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी, यानी तब डिफ्लेक्शन नहीं महसूस होगा। इसलिए कंप्लीट डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी की बुक से भी कि भाई व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जैसे ये पहला मीडियम दिखाया मैंने और ये दूसरा मीडियम है ना, ब्लू कलर का दूसरा मीडियम है और जो व्हाइट कलर का है वो आपका ये पहला मीडियम है। ये फर्स्ट मीडियम है। ये रे ऑफ लाइट है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूं। तो रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से चलती हुई सेकंड मीडियम की तरफ जाती है इस तरीके से। तो फिर से रीड करता हूं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम को जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बदल जाती है, यानी वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल यहां पे हमने एन से दिखाया हुआ है, डॉट 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 करके लाइन। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है इट चेंजेस, क्योंकि एवरी मीडियम ऑफर डिफरेंट स्पीड टू द रे ऑफ लाइट। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो एज द मीडियम चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट एज वेल एज इट्स एंगल फ्रॉम नॉर्मल चेंजेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि जब कभी भी जो लाइट रे है डेंसर से रेयरर में जाएगी, है ना, ध्यान से देखिए, डेंसर से रेयरर में, है ना, और ये डेंसर या रेयरर जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअली ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयरर वर्ड आना चाहिए। अदरवाइज कई बार लोग इसको फिजिकल डेंसर और फिजिकल रेयरर भी समझ लेंगे। ठीक है, उससे कोई लेना नहीं है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। एंड सिमिलरली अगली लाइन देखिए, फिर अगली लाइन देखिए, मैं यहां से बोल रहा हूं इस जगह, है ना, तो अ लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ कब बेंड हो जाएगी? व्हेन इट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम अ ऑप्टिकल रेयरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। तो यहां रेयरर और डेंसर की बात
ऑप्टिकल यानी लाइट के सेंस में हो रही है। हम इसको जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं वो वाला रेयर या डेंसर नहीं है। फिर लास्ट में क्या बात दे रखी, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उनकी स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सन से जब अर्थ की तरफ लाइट आ रही है तो उसकी ये इतनी ही स्पीड है, और सन से जब अर्थ की तरफ आ रही है तो मेजोरिटी 99.99% हिस्सा तो वैक्यूम का ही है। अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत थोड़े 100, 100, 150 किलोमीटर के दायरे में ही है, बाकी सन तो हमसे बहुत दूर है। तो ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है कि जहां पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो किन लॉज से गवर्न होती है, उसमें क्या रूल्स लगेंगे, वो अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या स्नेल्स लॉ भी कहलाते हैं। तो दोनों चीजों को आप लिखें कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स साहब ने दो तरह के रूल दिए हैं, वो दोनों रूल मैंने सामने लिखे हुए हैं। आप अपना कॉपी पेन लेके पहले तो वो रूल जरा लिख लें, फिर मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। तो फर्स्ट रूल तो वैसा ही है जैसा रिफ्लेक्शन में था कि भाई वो तीनों रेज से मतलब द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द बोथ ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीन चीजों की बात कर रहा है। तो नॉर्मल की डॉटेड लाइन, एक ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये वाली, और एक ये वाली रे जो बेंड हो गई। ठीक है, तो 1, 2 एंड नॉर्मल ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, यानी ये तीनों लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में मानी गई है। समझ रहे हैं? तो एक ही प्लेन में लेना, ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप बाहर ले लें, बाहर की तरफ जाता हुआ, इस तरह से नहीं लेना, एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में लेना है। रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही था, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंसिडेंस पॉइंट ऑल वर लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये तो रिफ्लेक्शन जैसे लॉ है। सेकंड यहां पे बदल जा रहा है, वहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर था रिफ्लेक्शन में, यहां पर काफी कुछ फर्क है। तो सेकंड रूल जो है इसका, सेकंड लॉ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप लिख लें और एक बार पढ़ भी लें, जिससे कि मैं जब बोलूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो सेकंड रूल में उसने साइन रेशियो की बात की है। तो साइन रेशियो की जब उसने बात की है तो आप उसको पहले एक बार देख लें। और ये जो भी नया आप फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं अभी स्नेल्स लॉ का, उसमें उसको आप फिगर के रेस्पेक्ट में याद रखेंगे तभी फ़ायदा है। अदरवाइज एग्जाम में आप भूल जाएंगे कि 1 सबस्क्रिप्ट आपने किसके लिए लिया है, 2 किसके लिए लिया है। तो इसको पहले आप नोट कर लें, फिर मैं इसको बोलना शुरू करूंगा और फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल समझाएंगे आपको। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने किससे दिखाया है, आई से, है ना। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये नॉर्मल है, मुझे उम्मीद है आपको इधर नजर आ रहा होगा। नॉर्मल को मैंने डॉट से दिखाया है, तो नॉर्मल को मैंने डॉट से दिखाया है। और ये इंसिडेंट लाइट है, तो नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल है वो हो गया आई। तो ये लाइन क्या बोल रही है सेकंड वाली, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, आई, इसका साइन रेशियो लिखें तो क्या हुआ, साइन आई, यहां लिख दिया हमने। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को हमने किससे दिखाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर से, क्योंकि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऊपर व्हाइट कलर का मीडियम 1 है और नीचे ब्लू कलर का इसके बाद से ये मीडियम 2 है। आपका ये मीडियम 2 है और वो मीडियम 1 है। तो मीडियम 2 में, ये तो नॉर्मल से दिखा दिया है, तो मीडियम 2 में जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो उस समय नॉर्मल से बनाया गया एंगल कौन है, आपका स्मॉल आर।
तो यहां पर उसका साइन रेशियो क्या हो जाएगा, साइन आर, है ना। तो जो पहला मीडियम है मीडियम 1, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन रेशियो है साइन आई से दिखाया है, और जो मीडियम 2 है उसमें लाइट बेंड हो गई है, क्योंकि अब पहले की डायरेक्शन में नहीं जा रही है, बेंड हो गई है। जैसे इस फिगर में तो मैंने इसको डेंसर, ऑप्टिकल डेंसर माना है एज कंपेयर टू दैट, तो रे ऑफ लाइट इस तरफ बेंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, है ना। तो ओरिजिनल पाथ वो वाला होता है ना, आपको उम्मीद दिख रहा होगा। तो उधर जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम था, तो इसमें क्या हुआ, स्पीड डाउन हो गई, स्पीड डाउन हो गई तो अपना एंगल भी डाउन हो गया। हाँ, तो अभी दोनों साइन रेशियो इंसिडेंस का और साइन रेशियो रिफ्रैक्शन के बाद का, है ना, देयर आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इनका वो रेशियो कह रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी साइन आई बाई साइन आर जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, जो चीज मुझे आपको समझानी है, यानी वो ये कहना चाह रहा है आई का साइन रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो ये अपने आप में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहां पर उम्मीद आपको सब नजर आ रहा होगा। फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ, ये मीडियम है, थोड़ा मीडिया लिख गया है, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर एज वेल गिवन पेयर ऑफ मीडियम, है ना। पेयर का मतलब समझ रहे हैं, पहला मीडियम दूसरा मीडियम। तो साइन आई ओवर साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है फॉर द गिवन कलर एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसका मतलब मीडियम सेम रख के यदि अलग अलग कलर भेजेंगे तो उस समय भी अलग अलग एंगल आएंगे, ये वो कहना चाह रहा है। तो मीडियम का पेयर सेम रखते हुए यदि अलग अलग कलर, अभी मान लो ये रेड लाइट भेजिए, फिर येलो भेजिए, फिर ग्रीन भेजिए, तब भी ये आई और आर आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं आप इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या सेकंड लॉ ऑफ स्नेल्स, जिसको कि हम साइन आई बाई साइन आर कह रहे हैं, तो उसमें कंप्लीट बात ध्यान रखें, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा फॉर द गिवन कलर एज वेल एज गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट होगा n/1, वेयर n इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो n/1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये मैंने पहले ही बताया था, n जो है वो किसको बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्टिव। तो n/1 तो रेशियो को बता रहा है, किस इसका रेशियो, n2 डिवाइड बाय n1। यहां पर हमने लिख भी दिया है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, ये दिख रहा है यहां पर। यदि नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, और मीडियम 1 में जो स्पीड मानी है हमने, वो हमने क्या मानी है, v1। ऐसे ही मीडियम 2 है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लिया है और स्पीड v2 ली है। तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। सब ये लाइन यहां पे लिखी हुई है, और n2 बाई n1 को एक स्पेशल नोटेशन से दिखाते हैं, दैट इज n/1। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है वो भी लिखा गया है, इसको अभी हम फिर से भी देखेंगे। तो ये पूरी लाइन आप याद कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए मैं साइड में हटता हूं और एक बार आप इसको पूरे को ध्यान से लिख लीजिए। फिर जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड से क्या रिलेशन है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर अपन वापस यहीं आते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कि हम n से दिखा रहे हैं, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए किस तरीके से डिफाइन होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, है ना, तो ये कोई मीडियम m के लिए लिख दे रहा हूं। तो n क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m फॉर एनी मीडियम इज इक्वल टू
ऐसे करके लिख लें, याद कर लें। तो ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, एम फॉर एनी मीडियम। ये आपकी क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को आप भी जानते हैं, सी से भी दिखाते हैं, और सी की वैल्यू क्या होती है आपकी 3 × 10⁸। तो सी, स्मॉल सी, छोटा वाला सी होता है ना, दैट इज अ स्पेशल और यूनिक सिंबल फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दैट सी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी मीडियम के लिए उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बीच में ये रिलेशन होता है, nm इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय vm। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड में मैंने आपको रिलेशन बता दिया। वापस हम यहां जा रहे हैं, देखिए अब यहां पर। तो अभी हम क्या सीख के आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो स्पीड के रेसिप्रोकल होता है। तो भाई n2 के लिए देखिए वेलोसिटी नीचे की तरफ आई है, देखो इसमें n2 ऊपर है, स्पीड की तरह नीचे की तरफ है। अब मैं इसमें से कुछ कुछ चीजें हटा दे रहा हूं जो मेरे काम की नहीं है, और जो मुझे अब सिखाना है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि न्यूमेरिकल में अपने को आसानी होगी किस तरह से एक डेंसर मीडियम में। तो देखो डेंसर मीडियम में क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, गौर करिए यहां पर। तो डेंसर मीडियम में, इसको मैं फिर से आपको सिखाता हूं। तो अभी अभी हमने यहां से क्या सीखा कि जब कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा हुआ, इसका मतलब वहां पे स्पीड, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, एक दूसरे से रिवर्स चलते हैं। रेसिप्रोकल में ये होता है, यदि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम आपकी कम होगी तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उसका हाई होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये, तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में स्पीड जो होती है वो कम होती है। अब बेंडिंग का स्पीड या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या रिलेशन है वो भी हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए आई का मतलब क्या है, मीडियम 1 है ना जी। तो आई का मतलब क्या है, मीडियम 1 के लिए एंगल लिया है। आर का मतलब क्या है, मीडियम 2 के लिए आपने लिया है। तो यहां पर गौर करिए, आई जो है वो किसको बता रहा है, फर्स्ट मीडियम के लिए, ठीक, और आर बता रहा है मीडियम 2 के लिए, ठीक। तो आपको दिख नहीं रहा हो, दोबारा से देखिए। ये जो आई है इधर वाला, यानी साइन आई आपने किस मीडियम के लिए लिखा है, 1 मीडियम के लिए। और आर जो है इधर देखिए आप, ये जो आर है वो आपने किस मीडियम के लिए लिखा है, मीडियम 2 के लिए, ठीक। तो आई और आर क्या है, एंगल है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको फिर से यहां लिखता हूं, साइन आई ओवर साइन आर, फिर स्पीड को उधर लेके आते हैं अपन, ठीक है जी। तो जब हम स्पीड के साथ उसको जोड़ते हैं तो v1 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा आपका, है ना, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है आपका, v1 डिवाइडेड बाय v2, समझ रहे हैं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। तो क्या हो जाएगा, ये v2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v2 तो आ गया इस तरफ, तो गौर करिए v2 तो आ गया इस तरफ, v2 साइन आई इक्वल टू v1 साइन आर। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर स्पीड बड़ी होगी वहां का एंगल कम हो जाएगा, ठीक है।
अब हम कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं इससे रिलेटेड। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने डील करने जा रहा हूं, क्योंकि अब मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम में उसकी वेलोसिटी के रेसिप्रोकल होता है, और साथ ही ये वेलोसिटी का उस मीडियम के एंगल से भी रिश्ता आता है। तो यदि कहीं पर आपकी वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा, ठीक है। और ये तो सामने सामने ही है, तो जहां पर या फिर एंगल छोटा होगा तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा। अल्टीमेटली देखें तो ये इस तरह से चलता है, किसी भी मीडियम के लिए ये जो टर्म होती है ये भी एक कांस्टेंट की तरह होती है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में नॉर्मल से बनाया गया एंगल का साइन रेशियो कांस्टेंट चलता है। तो चलिए इधर देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, यानी एयर से रे ऑफ लाइट किधर गई? आपकी पानी की तरफ गई। तो क्या होगा? लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी? देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ लीजिए। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, तो क्या होगा भाई? हम ये जानते हैं कि जैसे ही वाटर एक डेंसर मीडियम है। अरे भाई आप भी फिजिकली तौर पे भी देखें, पानी में भी दौड़ लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा पाते, क्योंकि एयर में आसान है, पानी में तो आप समझते हैं रेजिस्टेंस होगा, पर वो तो फिजिकल डेंसर होने की बात है। ऑप्टिकल डेंसर की भी बात करें तो पानी जो है वो एयर से ऑप्टिकली डेंसर है। कैसे पता चलेगा? आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है कि कौन से मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वाटर ज़्यादा डेंसर है, तो डेंसर एन हाई होगा तो उसके अंदर एंगल छोटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो जैसे ही वाटर में रे एंटर करेगी वो मुड़ जाएगी किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। उल्टा होता, यदि पानी से एयर जाती तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल से दूर हट जाती। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम का एन हाई होगा तो उसमें स्पीड भी कम होगी और उसमें नॉर्मल से बनाया गया एंगल भी कम ही होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में एयर से ग्लास में जा रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा? 1.50। जनरली एयर का अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर को भी वैक्यूम जैसे ही लेते हैं वैसे वैक्यूम का एग्जैक्टली 1 है और एयर का 1.0004 करके होता है। पर जैसा क्वेश्चन में देखा वैसा मानेंगे, और नहीं दिया तो एयर को 1 का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम बड़े आराम से स्पीड तक पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? क्योंकि रिलेशन तो हमको पता ही है, एन इक्वल टू सी बाई वी। सी की वैल्यू तो फिक्स है 3 × 10⁸। वी आपको पता करनी है ग्लास के अंदर, जी फॉर ग्लास, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, ग्लास का है, तो ये लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता चल जाएगी। अब इधर आ जाइए 3। क्वेश्चन 3 को आप ठीक से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन 3 में आप देख सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि ये ऑब्वियसली 1 से काफ़ी बड़ा डाटा है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर है बहुत ज़्यादा और इसमें स्पीड काफ़ी कम रहेगी। अदरवाइज हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्पीड निकाल सकते हैं। तो एन डायमंड की कितनी है? 2.42, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, और ये आपका कितना हो गया? ये तो आपको निकालना ही ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये सब आसान है, हालांकि सब कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसमें स्पीड कम होगी और उसमें नॉर्मल से एंगल भी कम होगा। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आप इसको ध्यान में रखिए तो आपका काम चलता रहेगा। या फिर किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में नॉर्मल से बनाया गया एंगल का साइन रेशियो का प्रोडक्ट एक तरह से कांस्टेंट होता है, ये ज़्यादा जनरलाइज होता है। ठीक है, तो आज हमने ये कवर किया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या था? C/V। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमने समझ ही लिया कि भाई मीडियम बदलते ही एंगल और स्पीड बदल जाता है। और स्नेल्स लॉ को जनरलाइज मैं तो इसी फायदे में लिखना चाहता हूँ
कि एन साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट समझ लें, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द नॉर्मल, और एन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन को भी भगाना चाहते हो तो भगा दें। क्यों, क्या बन जाएगा उस केस में, साइन थीटा डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि कांस्टेंट की तरफ समझ रहे हैं एन क्या होता है सी वाई वी, तो सी आपका इधर आ जाएगा, तो वो भी सी अपने आप में क्या है, एक कांस्टेंट ही था, तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट बना रहेगा। और इससे क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल मेड विद द नॉर्मल। तो जहां स्पीड हाई होगी वहां पे एंगल विद नॉर्मल भी हाई होगा, और यदि स्पीड यदि किसी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कम होगी तो वहां पे एंगल भी छोटा हो जाएगा। ये नेक्स्ट टर्न पे ही कवर करेंगे, आज आपने किया भी नहीं है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप जरा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ये रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है, एंड इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस कवर करेंगे। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्लाइड की क्लियरिटी कितनी थी उसको लिए अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और यदि आपको पसंद आया है तो कॉन्सेप्ट लाइव को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।